आज की क्लास में हम यूनिट 1 से विचारक और शिक्षा के लिए उनका योगदान को आरंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो चार दर्शन हमारे सिलेबस में हैं, उत्तराखंड एलटी का जो हमारे सिलेबस है, उनको पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग वो जो पुराने सेशन हैं उनको जरूर करें। जो नए जुड़े हुए साथी हैं हमारे, जब तक आप पुराना नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नया थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हम आज पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट मैं आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एसिमुलेट करते हुए चलूंगा। विचारक और उनके शिक्षा के लिए योगदान में कुछ 8 से 10 विचारक आप लोग के सिलेबस का पार्ट है, उन्हीं को हमने पढ़ना है। आज के इस क्लास में हम शुरू करेंगे रूसो से। रूसो का नाम आप सबने सुना ही है, और अभी कुछ ही दिन पहले आपने प्रकृतिवाद पढ़ा था। तो देखिए, रूसो का नाम प्रकृतिवाद से जोड़ा जाता है। हालांकि जब प्रकृतिवाद आप लोगों के साथ चर्चा की मैंने, तो आप लोगों को ये बताया भी था, और हालांकि आपको पहले से जानकारी रही भी होगी इस बात की, कि रूसो से के अस्तित्व में आने से पहले ही प्रकृतिवाद का अस्तित्व था। लेकिन रूसो ने प्रकृतिवाद को या प्रकृतिवादी विचारधारा को और गहन तरीके से प्रस्तुत किया। उसका शिक्षा में किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं ये बताया, और जिसमें उनकी एक बहुत मुख्य किताब है एमाइल। ठीक है, एमाइल के माध्यम से, या एमिल कह लीजिए इसको आप, है ना, के माध्यम से रूसो ने ये बताया है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ये एमिल एक कैरेक्टर है, और इसकी एक वाइफ होती है, उसका नाम होता है सोफी। दोनों कैरेक्टर आपको याद होने चाहिए। सोफी क्या है? एमिल की वाइफ। ठीक है, वाइफ ऑफ एमिल। ठीक, ये पूछा सकते हैं ना आपसे। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो एमिल है वो अपने बच्चे के लिए उसके चाइल्डहुड में, उसके इन्फेंसी में, उसके एडोलसेंस में कैसी एजुकेशन चाहता है। और वही दूसरी तरफ जो रूसो का स्त्री शिक्षा पर अपना ज्ञान है, उसके लिए वो कहते हैं कि एमिल नहीं चाहता है कि उसकी जो पत्नी है सोफी, वो किसी भी स्तर पर मनुष्य यानी लड़कों की तरह या कि आदमियों की तरह शिक्षा ले, यानी कि मैन की तरह एजुकेशन ले। वो चाहता है कि वो सिर्फ घरेलू काम करे, और घरेलू काम के लिए जो जो शिक्षा उसको चाहिए, जैसे कढ़ाई बुनाई, है ना, खाना बनाना वगैरह, यही शिक्षा उसको देनी है। ठीक। तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। हालांकि जितने भी आप थिंकर्स पढ़ेंगे उनकी बुक्स के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। एक बुक और है इनकी, द डिस्कोर्स ऑफ आर्ट एंड साइंस। बहुत ज्यादा फेमस तो उतनी नहीं है, लेकिन नाम याद रखेंगे आप लोग। फिर द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक इनकी है, एमिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो रूसो ने जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उसके लिए, कहें कि उस संदर्भ में लिखी थी। रूसो के समय में जो फ्रांस है ना, उसके एक राजा थे, उनका नाम था लुई 15, यानी कि 15। तो लुई 15 का शासन था इनके समय में जब ये थे। और ये काफी ज्यादा विलासिता वाला जीवन जीते थे, बहुत ज्यादा कहीं की प्रकार से मदिरा पान करना, जनता को परेशान करना, ये चीजें इनके अंदर थी। तो इस वजह से रूसो ये समझ रहे थे कि जो शासक हमारा है वो बहुत सही नहीं है, और अब जनता का शासन लाने की आवश्यकता है और डेमोक्रेसी लाने की जरूरत है। उसी संदर्भ में फिर रूसो ने थोड़ा सा कहें कि सामाजिक सुधार के लिए भी काम किए, और ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी के अग्रणी भी माने जाते हैं। ये कुछ बातें हैं इनके संबंध में। तो रूसो का एक सामान्य परिचय है। देखिए, रूसो एक महान दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, आप सब लोग को पता ही है, कुछ नई बात नहीं है इसमें। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी आवाज नहीं विचारधारा, आ कौन रही। सी विचारधारा रूसो ने दी है? प्रकृतिवादी विचारधारा। ठीक है। और इसके साथ साथ जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रूसो ने ही बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत की है प्रकृतिवाद के माध्यम से। ठीक। निषेधात्मक शिक्षा इनकी शिक्षा को एक मुख्य देन है। अभी भी आपने एक प्रश्न किया था कि निषेधात्मक शिक्षा से क्या मतलब है सर, समझाइए। तो उस पर हमने काफी चर्चा की, जो कि रिकॉर्डिंग में नहीं है। और अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसको हम लेके आएंगे, क्योंकि वो टॉपिक का हिस्सा है हमारे। करके सीखना जैसी एक विधि दी है इन्होंने, है ना। तो ये कुछ रूसो की देन है शिक्षा को। तो रूसो इज नोन
as a great philosopher who developed naturalistic ideology in the field of education and initiated an educational revolution by introducing natural method like child-centered education, negative education and learning by doing। ये कुछ है और कुछ इनकी मुख्य किताबें हैं वो आप लोग देख लीजिए। आवाज सभी को आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है, बताइएगा प्लीज। यस सर। यस सर। ये इनका जीवन परिचय है, थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होता है, हो सकता है कि कुछ कुछ याद हो, कुछ कुछ भूल रहे हो आप लोग। तो रूसो का जन्म कब हुआ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण उतना नहीं है, ठीक है। फिर भी याद रखना चाहें तो 25 जून 1712 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिनेवा में हुआ था, ठीक है। मुझे याद है कि एक बार जो यूसेट का पहला पेपर हुआ था वहां पर एक प्रश्न ऐसा बना था जिसमें कि रोडसा इन प्लॉट टेस्ट आप पढ़ते हैं, तो रोडसा किस देश के रहने वाले थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि रूसो की जन्मस्थली क्या थी, तो जिनेवा है कि जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक। इनकी माता का देहांत ऐसा माना जाता है कि इनकी जो मदर थी, इस कहानी के रूप में समझिएगा, कंटेंट तो सामने लिखना जरूरी होता तो लिख दिया। रूसो की जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी जब रूसो, जैसे ही रूसो का जन्म हुआ, जो पैदा हुए, तो लेबर पेन की वजह से या फिर किसी और रीजन से उनकी जो मदर थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई। अब मदर की डेथ होने के बाद जो रूसो की बायोग्राफी तो इंग्लिश में है, उसमें तो लिखा है कि उनकी आंटी ने उनको लुक आफ्टर किया, उनकी देखभाल की। तो हिंदी में कोई कहीं पर चाची लिखा रहता है, कहीं पर मौसी लिखा रहता है, तो मैंने दोनों ही लिख दिए, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि रूसो की मम्मी की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद उनकी चाची या उनकी मौसी ने ही उनकी देखभाल की। और जो उनके पापा थे कोई बहुत बड़े घर से नहीं थे, सामान्य एक कारोबारी थे, घड़ी बनाने का काम करते थे, मोची वगैरह होते हैं बहुत, है ना, इस टाइप का काम था, अपने काम में व्यस्त रहा करते थे। और इस व्यस्तता की वजह से रूसो पर ध्यान नहीं दे पाते थे। तो खुद के पापा के पास समय नहीं है ध्यान देने का, चाची या मौसी है उनको क्या पड़ी है ना, इतना ज्यादा उनके लिए पेन लेने की। तो इस प्रकार से रूसो का जो इन्फेंसी का जो टाइम था, जब बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, उस समय इनको केयर नहीं मिल पाई। आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिकॉल कराते हुए चलता हूँ। एक थ्योरी हम पढ़ते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक इरेक्सन की, उसमें पहली स्टेज हमारी आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो जिन्होंने पहले क्लासेस की हैं मुझसे, क्योंकि आप में कई सारे हैं जो क्लासेस कर चुके हैं पेडागोजी की मेरे साथ, तो आप लोगों के साथ मैं चर्चा कर भी चुका हूँ कि वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो उनकी गार्जियन होते हैं, अगर वो उनको अच्छे से देखभाल कर रहे हैं तो बच्चों में ट्रस्ट डेवलप होता है, अगर नहीं कर रहे तो मिसट्रस्ट होता है। तो रूसो भी कहीं ना कहीं इसी के शिकार रहे, उनमें विश्वास नहीं पैदा हो पाया अपनी देखभाल के लिए अपने पेरेंट्स पर। तो पेरेंट्स पे ज्यादा वो बिलीव नहीं करने लगे, इसलिए अपनी बातें शेयर भी नहीं करते थे और खुद में खोए रहते थे। इन्हीं की बायोग्राफी में कहीं पर ये भी पाया जाता है कि ये बचपन से ही काफी मतलब पढ़ने के शौकीन थे, कई सारी किताबें इन्होंने पढ़ी बचपन से ही। स्कूल जब ये गए तो स्कूल में जो इनकी टीचर थी, अब कुछ रिसोर्सेज से ये पता लगता है कि वो फीमेल थी, है ना, जबकि ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो जो भी टीचर इनकी रही होंगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाली थी, ठीक है। तो डिसिप्लिन की वजह से रूसो को स्कूल भी रास नहीं आया। अब ये ऑब्वियस बात है कि जो इंसान खुद में रहता है वो खुद फ्री रहना चाह रहा है, घर में नहीं तो कहीं, चलो स्कूल में ही उसको मौका मिलेगा फ्री रहने का, तो स्कूल में मौका नहीं मिल रहा। इस वजह से रूसो स्कूल भी छोड़ देते हैं और वो अधिकतर समय जो अपना है वो जंगलों में या फिर प्राकृतिक क्षेत्रों में बिताते हैं। और वहीं से फिर उनको कुछ ना कुछ जो उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनके अवलोकन होते हैं। ऐसा होता भी है ना, देखो, ये एक मानव प्रवृत्ति है, ह्यूमन टेंडेंसी है। जब आप बहुत दुख में होते हैं, किसी भी एक स्थान पर बैठ करके आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत गौर से ऑब्जर्व करने लगते हैं। ऐसा होता नहीं होता जब अकेले होते हैं आप, ये तो होता है। इसका एक अनुभव आपके यस। साथ और शेयर करता हूँ मैं। जब कभी आप माना हॉस्पिटल गए हैं दिखाने के लिए, कोई भी आपके साथ में नहीं, आप अकेले हैं, आपका नंबर बहुत देर में आने वाला है, तो क्या होता है आपके सामने दीवार में अगर कोई फिगर टंगा हुआ तो आप उसी को देखते रहते हैं, क्या लिखा हुआ है उसी को देखते रहते हैं, है ना। इसी तरीके से आप अगर ताल के आसपास बैठे हुए हैं, पत्थर मार रहे हैं तो पत्थर से कितनी लकीरें बन रही है, सॉरी कितनी लहरें बन रही हैं वो देख रहे हैं। इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन आपका होता है बहुत बहुत ज्यादा कीन हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब एक से डीप हो जाता है। ऐसा एक अनुभव
हो सकता है सभी का। तो ये भी एक कारण है कि प्रकृति को बहुत बारीकी से समझने लगे ये, और वहां से फिर इनका जो अपना एक एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन था वो शुरू होता है। और शुरुआत में ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा ये टीचर्स वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सभी लोग क्या है, ये सब समाज के से जुड़े हुए हैं, समाज की मान्यताओं को मानते हैं, और जो व्यक्ति समाज की मान्यता को मानता है वो व्यक्ति सही नहीं है। रूसो का अपना एक स्टेटमेंट है जहां पर रूसो ये कहते हैं, आपको याद भी रहना चाहिए। रूसो का मानना है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है उस समय वो बिल्कुल प्योर, विशुद्ध नेचर के साथ आता है पृथ्वी पर। लेकिन जैसे जैसे वो सोसाइटी के चक्रव्यूह में फंसता जाता है, रूल्स मानने लगता है, वैसे वैसे उसका जो ये प्योर नेचर है वो क्या होता है, इम्प्योर होता जाता है, यानी कि दूषित होता जाता है। इसलिए सोसाइटी के साथ रह करके शिक्षा लेने के पक्ष में रूसो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, राइट। तो ये कुछ बातें थी, कह रहा है रूसो वॉज बोर्न ऑन 25 जून 1712 in Geneva, Switzerland, since his mother died. At the time of his birth, he was brought up by his auntie एंड अंकल। ये आंटी एंड अंकल नहीं था, ठीक है, मौसा मौसी था, वो मौसी या आंटी आएगा इसमें, ठीक है, चाची। एंड हिज फादर वर्क एज अ वॉच मेकर, due to which Russo did not get much care from his family since his birth. Even in school, due to harsh disciplinary behavior of Russo's teacher, Russo could not get any support from the society in his initial education. And he had to get all his education through सेल्फ ऑब्जर्वेशन। किस मेथड से एजुकेशन की बात की जाती है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। तो जैसी एजुकेशन रूसो ने लिए वैसी वो देने की बात करेगा। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको अपने छोटे भाई बहन को या फिर आपके किसी स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री समझानी है, तो आप किस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना? तो अमूमन ये मेरा अनुभव है, और कई सारे मेरे जो स्टूडेंट रह चुके हैं, टीचर एजुकेटर रह चुके हैं कॉलेज में, उनका भी ये अनुभव है कि जो मेथड हम अपने सीखने के लिए फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम उसी मेथड से सिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो होता है। तो रूसो ने जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन से सीखा, सेल्फ स्टडी से सीखा, तो वो भी तो ये कहेगा कि एजुकेशन लेने के लिए आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन या फिर सेल्फ स्टडी करिए, टीचर्स के भरोसे में ना बैठे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा कंटेंट को लिखना शुरू करेंगे आप लोग, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो। जो नहीं लिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को कल की डेट में मैं ये कंटेंट प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। कल मैं पूरा फ्री हूँ, कल मैं आप लोगों के लिए लिख करके दे दूंगा। ठीक है, मैं आज ही लिखने की कोशिश कर रहा था बट ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, तो थोड़ा बहुत ही लिख पाया। ठीक? तो लिखिए, रूसो जो किताब पढ़ता हूँ तुम यहाँ मत प्लीज बैठना माइक, यहाँ माइक वहाँ माइक माइक। बैठो वहाँ क्लास चल रही है हमने। लिखिएगा, रूसो के जीवन परिचय तक तो हम कर ही चुके हैं ना, अब हम सीधे रूसो की शिक्षा की तरफ आएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा आप, रूसो के अनुसार तत्वमीमांसा क्या है? रूसो का दर्शन अगर बात करूं मैं, दर्शन की बात करें, हालांकि ये प्रकृतिवाद में दर्शन चर्चा कर चुके हैं, मैंने इसलिए कहा था आपसे वो पढ़ के आना। ठीक है, तो तत्वमीमांसा, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एजुकेशन पर चर्चा करने का आज, हाँ, ये तो हम पहले कर चुके हैं। मेटाफिजिक्स, अगर आप जो नेचुरलिज्म के जो वीडियोस है ना, नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन और सिंपल नेचुरलिज्म, उसको देख लीजिए, वो कवर हो जाएगा आपका। फिर एक ज्ञान मीमांसा, ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी, एंड मूल्य मीमांसा, यानी एक्सियोलॉजी। देखिए, तत्व मीमांसा यहाँ पर केवल एक ही तत्व मानते हैं, वो है आपका प्राकृतिक तत्व।
ठीक है। तो तत्व मीमांसा में ये केवल किस पर बात करते हैं? प्राकृतिक तत्व, यानी नेचुरल एलिमेंट। राइट। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान मीमांसा में रूसो ने बोला है कि भाई हमको ज्ञान किस चीज का लेना है? प्राकृतिक तत्व। अब ये प्राकृतिक तत्व कौन से हैं? तो दो कैटेगरी बताई इन्होंने। पहले तो बताया इन्होंने एलिमेंट यानी तत्व, और दूसरा बताया आपका ह्यूमन, ये कहें कि कोई भी जीव का, है ना, ह्यूमन नेचर। हालांकि इसको ये भी कहते हैं रूसो कि कोई भी तत्व है, पहले तो उस तत्व को हम प्राकृतिक तत्व कह रहे हैं। उदाहरण के लिए लोहा है, सोना है, चांदी है, लकड़ी है, ये सब अपने आप में प्रकृति के तत्व हैं। एक तो हो गया उनका फिजिकल अपीयरेंस यानी कि उनका एग्जिस्टेंस। दूसरा, फिर हर किसी तत्व की, सोने की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लोहे की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो इस तरीके से हर प्राकृतिक तत्व की अपनी कुछ प्रकृति है, अपना कुछ नेचर है। तो इसलिए दो तरह के नेचुरल एलिमेंट्स की बात कर रही है। पहला तो आपका एलिमेंट इटसेल्फ, दूसरा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है। समझ में आ रहा है? तो इनको जानने की बात ही करेंगे ज्ञानवान से। कैसे जान सकते हैं? तो केवल और केवल एक ही मार्ग है, वो है आपका ज्ञानेंद्रिय। क्योंकि ये सारा का सारा डिस्कशन प्रकृतिवाद पढ़ते समय हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको इन शॉर्ट एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। ज्ञानेंद्रिय अनुभव से, और कोई तरीका नहीं है। चलिए, मूल्य मीमांसा की बात करें तो किसी प्रकार के किसी मूल्य की बात ये नहीं करते हैं। ठीक है। तो मूल्य का विरोध, मूल्य मतलब नियम, नियमों का विरोध। ठीक है, मूल्य का नियम। ज्ञानेंद्रिय अनुभव को इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी एक्सपीरियंस। तो रूसो मूल्य के बारे में कहते हैं कि अगर हम, मूल्य मतलब नियमों, अगर हम बच्चों के ऊपर नियम लागू कर देंगे तो बच्चे डर के माहौल में आ जाएंगे और वो स्वतंत्र रूप से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमें बच्चों को फ्री छोड़ना है, उनको डिसाइड करने देना है कि वो क्या सीखना चाहते हैं। तो ये पुराना जो हम डिस्कस कर चुके थे प्रकृतिवाद को लेकर के, उसकी ही ब्रीफिंग थी, है ना। अभी कुछ नया नहीं था। आज की क्लास में आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, रूसो के अनुसार शिक्षा के विचार क्या है, कंसेप्ट क्या है ये। ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी आज की, वो तो सिर्फ पुराना वाला जो था वो डिस्कशन किया आपके साथ, इससे ऊपर जो था शैक्षिक विचार किसके, रूसो। तो जो लिख रहे हैं वन बाय वन लिखते हुए चलेगा, मैं इंग्लिश में दोनों में बोलूंगा आप लोगों को। एजुकेशनल थॉट, और टॉपिक लंबा है, आज ही खत्म करना है, थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। सबसे लिखिएगा आप, रूसो के अनुसार पहला पॉइंट, प्रकृति शुद्ध, सुंदर एवं सुखवादी है, सुख देने वाली है, जो कहे आप। अकॉर्डिंग टू रूसो, दिस नेचर इज प्योर, ब्यूटीफुल एंड हैप्पी। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मानव, लिखिए, मानव प्रकृति स्वतंत्र
शुद्ध, सुंदर व सुखवादी है। देखिएगा, ह्यूमन नेचर इज फ्री, फ्री, प्योर, ब्यूटीफुल एंड हैप्पी। ठीक है, फ्री, प्योर, ब्यूटीफुल एंड हैप्पी। अब ये पॉइंट ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं नहीं, ये आप समझ सकते हैं इजीली। अगर किसी को भी कुछ पूछना होगा, कोई पॉइंट आपको लग रहा हो कि सर ने स्किप कर दिया, ये तो समझाया नहीं, तो आप बोल दीजिएगा, मैं समझा भी दूंगा। बट फिलहाल मुझे लगता नहीं कि इतना कुछ समझने लायक ये है, तो ये जो लिखा हुआ समझ में आएगा, है ना। प्रकृति शुद्ध है का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो प्रकृति में मिलती है वो बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में रहती है, हम उसको दूषित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ में लगा हुआ फल है, वो फल आपने तोड़ लिया, शुद्ध है, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस फल को बेचने के ऑब्जेक्टिव से उसको थोड़ा क्लीनिंग कर रहे हैं, उसकी, उसको आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्का फुल्का मॉडिफाई कर दे रहे हैं, तो दिखने में अच्छा लगे करके, उसकी अपीयरेंस चेंज करने के लिए। तो ये क्या है, ये आपने किया है। दिखाते हैं ना उनकी जो एप्पल आते हैं, उसमें फिर वो कहीं ना कहीं वैक्स वगैरह करके उसको बहुत स्मूथ और बिल्कुल शाइनी बनाए रखते हैं, है ना, ये चीज। इसी तरीके से कई सारे पैकेट फूड्स आते हैं, आप जो नेचुरल फॉर्म में जिस फूड को ले रहे हैं उसको फिर आप पैक कर रहे हैं। जैसे एप्पल है, उसकी स्लाइस काट के आपने पैक कर दिया, उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिए, हो गया बेकार वो, इस तरीके से। तो ये कह रहे हैं कि जो नेचर में, नेचर के द्वारा दिया जा रहा है वो प्योर है, फिर उसको हम अपनी सहूलियत के लिए जिस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं वो उसको इम्प्योर हो जाता है। आपने कई बार सुना भी होगा नेचुरोपैथी, अगर आपने सुना हो कभी, तो नेचुरोपैथी में भी ये बात कही जाती है कि कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल नेचर से जिस फॉर्म में मिली है, हम उसी फॉर्म में खाएंगे तो ही उसका हमको बेनिफिट होता है। इसलिए तो आप देखिए कि जितने भी आप सलाद वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो आपके लिए हेल्दी होते हैं, और जितने वेजिटेबल आप खाते हैं वो सारी अनहेल्दी होती हैं आपके लिए, है नहीं। क्योंकि वेजिटेबल जिस फॉर्म में मिल रही है हम खा ही नहीं रहे उस फॉर्म में, हम उसमें फिर मसाले तेल वगैरह लगा करके तो उसको खा रहे हैं। लेकिन फ्रूट्स हैं, सैलेड हैं, आपको वो वैसे ही खा रहे हैं जिस फॉर्म में हमको नेचर से मिलता है। तो ये चीज है। तो ये चीज मानव के लिए भी कह रहे हो, मानव प्रकृति भी क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है, मतलब कि वो बंधने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार के बंधन में बंधने वाली प्रकृति नहीं है। लेकिन आप उसको बांधने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या है, वो इम्प्योर हो जाता है। फिर लिखेगा, समाज दूषित है और समाज में रहकर रहकर मनुष्य भी दूषित हो जाता है। लिखिए, सोसाइटी इज इम्प्योर, सोसाइटी इज इम्प्योर एंड वी द ह्यूमन बीइंग, we the human being become impure by the society या social rules, by the social rules। तो सामाजिक नियमों से क्या होता है, इंसान का जो प्योरनेस होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एक बार थोड़ा बताइएगा कि स्क्रीन शो हो रही है और आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, सर। क्लास हाँ बहुत सर। फास्ट या बहुत स्लो तो नहीं हो रही ना, या फिर कोई ऐसा कि आपको और ज्यादा डिटेल में समझने की कुछ मन कर रहा हो तो बताइएगा। स्लो हो रही है सर। स्लो हो रही है, ठीक है। फिर लिखिए, शुद्ध, लिखिए, शुद्ध ज्ञान केवल प्रकृति से ही मिल सकता है, प्रकृति से ही प्राप्त होता है। प्योर नॉलेज
can only be acquired from nature. Pure knowledge can only be acquired from nature. और इस ज्ञान को प्राप्त, पांचवा लिखिएगा पॉइंट आप, है ना, प्राकृतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकसित होना आवश्यक है। प्राकृतिक प्राकृतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकसित होना आवश्यक है। के लिए ज्ञानेंद्रियों का, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये शब्द ज्ञानेंद्रियों का विकास, है ना। लिखिए, टू एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम नेचर we need training or development of sense organs. Need training or development of sense organs. ठीक है, और फिर लिखिएगा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सही ज्ञान है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सही ज्ञान है। The knowledge acquired from sense organs is only true knowledge. ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सही ज्ञान है ना, सही है। The knowledge acquired from, yeah, with the help of sense organs is only true knowledge. ठीक है, फिर लिखिएगा, there is two type of education. शिक्षा दो प्रकार की है। शिक्षा दो प्रकार की है। पहली है सकारात्मक शिक्षा, यानी कि पॉजिटिव एजुकेशन, और दूसरी है निषेधात्मक, यानी नेगेटिव, ठीक है, एजुकेशन। तो अब रिवीजन करिएगा आप, इसके बाद फिर हम शिक्षा के क्या पाठ्यक्रम हो सकता है रूल्सों के अनुसार उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम, ये अब इसके बाद की जो सेशन होगा उसमें डिस्कशन करेंगे। आप रिवीजन कर लीजिए दोबारा।